हाय दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर सीक्वेंशियल में हम लोगों ने लैचेस के बारे में बात की। तो मैंने दो तरह के लैचेस आप लोगों से डिस्कस किए, एसआर लैच और डी लैच। ठीक है, एसआर लैच के अंदर भी हमने दो देखे, एक एक्टिव हाई और एक्टिव लो। साथ ही साथ हमने कुछ टाइमिंग पैरामीटर्स के बारे में बात की, जैसे सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, प्रोपोगेशन डिले, क्लॉक टू क्यू डिले, डी टू क्यू डिले। ये सभी टाइमिंग पैरामीटर्स के बारे में हमने बात की। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने ये बोला था कि एक एसआर लैच हमने बनाया है जिसमें इनपुट दिया जा रहा है पुश बटन से। पुश बटन का मतलब बटन को दबाओगे तो इनपुट हम लोग दे पाएंगे। और ये लॉजिक गेट टीटीएल लॉजिक फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब हमसे ये बोला गया था कि ये सर्किट सही काम नहीं कर रहा है, तो इसको सही काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले इसकी वर्किंग समझते हैं। देखो, इसकी वर्किंग अगर समझते हो, अगर सेट बटन को पुश किया जाए, ठीक है, सेट बटन को अगर पुश करोगे तो यहां से 5 वोल्ट अप्लाई हो गया, यानी कि 1 अप्लाई हो गया। 1 अप्लाई हो जाने से यहां क्या आ जाएगा, 0। इस पॉइंट को अगर ए बोल दें और इस पॉइंट को बी बोल दें तो ए पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। बटन दबाओगे यहां 1 आएगा, 1 का इन्वर्जन क्या जाएगा, 0। ऐसे ही अगर रीसेट बटन पुश करते, रीसेट बटन पुश करने से बी पे क्या जाता, 0। क्यों, देखो यहां से 5 वोल्ट आता यानी कि 1 आता, 1 का इन्वर्जन आगे क्या जाता, 0। तो यानी कोई भी बटन पुश करने से उस करेस्पॉन्डिंग इनपुट क्या हो जा रहा है, लैच का 0। अब ये मान लो कि कोई बटन पुश नहीं है, नो बटन पुश्ड। अब देखो, अगर कोई भी बटन हमने पुश नहीं किया तब इसका मतलब क्या है, ये दोनों इनपुट क्या रह गए, फ्लोटिंग रह गए। तो दोनों इनपुट ओपन सर्किट रह गए, या इनपुट्स क्या रह गए, फ्लोटिंग। और जब फ्लोटिंग इनपुट होते हैं एक लैच के अंदर या टीटीएल फैमिली के अंदर, टीटीएल फैमिली में फ्लोटिंग इनपुट को मानते हैं लॉजिक 1। ठीक है, तो अगर लॉजिक 1 है तब ए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन्वर्टर के थ्रू है, और बी भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ, बटन दबाओगे तो भी सिग्नल 0 आ रहा है, नहीं दबाओगे तो भी सिग्नल क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि हमारे सर्किट का इनपुट हमेशा क्या रहेगा, 0। इनपुट को चेंज नहीं कर पाओगे वेदर और नॉट यू पुश द बटन। देखो, मैंने बताया बटन दबाने से 5 वोल्ट अप्लाई होगा जिसका इन्वर्जन पहुंचेगा 0, और बटन ना दबाने से टीटीएल में फ्लोटिंग इनपुट को 1 मानते हैं तब भी क्या पहुंचा, 0। यानी बटन ऑन है या ऑफ है, दोनों ही केसेस में लैच में इनपुट 0 जा रहा है, इसीलिए सर्किट सही काम नहीं कर पाएगा। अगर ये सही काम नहीं कर पा रहा, सही काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस 5 वोल्ट को चेंज करके कर दो ग्राउंड। 5 वोल्ट की जगह क्या कनेक्ट कर दो, यहां पे ग्राउंड। इससे देखो क्या होगा, जब बटन पुश करोगे, जब बटन पुश करोगे तो ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा इन्वर्टर के इनपुट पे। अगर ये 5 वोल्ट की जगह 0 वोल्ट होता तो बटन दबाने से यहां क्या आ जाता, 0, और 0 का इन्वर्जन क्या आ जाता, ए। तब क्या होता कि इनपुट जो होता लैच के लिए, इनपुट टू लैच क्या बन जाता, 1। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर से पहले 0 जाता, 0 का इन्वर्जन आ जाता 1। तो इसका आंसर होगा जो मैंने लास्ट ऑप्शन दिया था कि 5 वोल्ट को ग्राउंड कर दिया जाए। उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लैच को सही तरह से काम करा सकते हैं। क्लियर है। काम क्यों नहीं कर रहा है सही तरह से, क्योंकि इनपुट देने और नहीं देने, यानी बटन पुश करने और नहीं करने में, दोनों ही केसेस में हमारा इनपुट लैच को सेम जाता है। और जब सेम इनपुट जाएगा तो आउटपुट भी हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। डजंट मैटर कि तुम बटन पुश करते हो या
नहीं, यानी बाकी के केसेस तो कभी बनेंगे ही नहीं, हर बार इनपुट क्या जाएंगे 0 0। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो लैचेस के बाद सीक्वेंशियल सर्किट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अगले, वो होते हैं फ्लिप फ्लॉप। लैच बहुत बेसिक सी डिवाइस है, मैंने बोला था लैच का पर्पस क्या है, जस्ट मेमोरी स्टोरेज, लेकिन एक्चुअल कंपोनेंट्स जो हम सर्किट में यूज करने वाले हैं वो है फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में समझना बहुत जरूरी है अच्छे से कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और बाद में देखेंगे कि उसको यूज करके सर्किट कैसे बिल्ड किया जाता है। अब देखो लास्ट लेक्चर के अंदर जब मैंने क्लॉक सिग्नल के बारे में बात की थी तो मैंने थोड़ा यह भी बताया था कि लैचेस जिनके अंदर एनेबल या क्लॉक सिग्नल नहीं होता उन्हें बोलते हैं एसिंक्रोनस। ठीक है, और जो लैचेस जिनमें एनेबल या क्लॉक सिग्नल होता है उन्हें बोलते हैं सिंक्रोनस। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था डी लैच के अंदर हमने एनेबल सिग्नल दिया था और एनेबल सिग्नल के बिना भी हमने सर्किट देखा था। तो एनेबल के बिना देखोगे तो क्या कहोगे, एसिंक्रोनस, एनेबल के साथ देखोगे तो क्या बोलोगे, सिंक्रोनस। अब इसके अंदर भी देखो दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि एनेबल या क्लॉक सिग्नल का हम एज देख रहे हैं या लेवल। एज का मतलब होता है ट्रांजिशन, 0 से 1 या 1 से 0। तो तुम्हें ट्रांजिशन से मतलब है या तुम्हें मतलब है कि क्लॉक की वैल्यू 1 है या 0 है। अगर क्लॉक की वैल्यू से मतलब है 0 और 1 से तो उसे बोलते हैं लेवल ट्रिगर्ड, और अगर क्लॉक के एज से मतलब है, उसकी ट्रांजिशन से मतलब है, तो इसे बोलते हैं एज ट्रिगर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि जब हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप्स में ज्यादातर एज ट्रिगरिंग की बात होती है रेदर देन लेवल ट्रिगरिंग। तो नेक्स्ट सेटिंग डाल लेना फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, तो इसमें लिखना द लैचेस विच आर ट्रिगर्ड, द लैचेस विच आर ट्रिगर्ड at the edge of the clock, at the edge of the clock are called as flip flop, are called as flip flop. The edge implies, the edge implies the transition of clock, the edge implies the transition of clock from 0 to 1, from 0 to 1 or from 1 to 0, from 0 to 1 or from 1 to 0. The transition from 0 to 1, the transition from 0 to 1 is called as positive edge, is called as positive edge, and the transition from 1 to 0, and the transition from 1 to 0 is called as negative edge, is called as negative edge. ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जब क्लॉक 0 से 1 जाती है तो उसे पॉजिटिव एज कहते हैं और 1 से 0 जाती है तो नेगेटिव एज। तो जब हम एज ट्रिगरिंग की बात कर रहे हैं यानी कि एज पे काम करने की बात कर रहे हैं तो एज दो होते हैं क्लॉक के अंदर। देखो अगर क्लॉक सिग्नल है तो मैंने बताया था क्लॉक सिग्नल क्या है, बस एक स्क्वायर वेव है। इस तरह से बनाया था ना हमने क्लॉक सिग्नल लास्ट वीडियो के अंदर। तो इस एज को बोलते हैं पॉजिटिव एज और इसको बोलते हैं नेगेटिव एज। तो दो एजेस पे ट्रिगरिंग हो सकती है, या तो पॉजिटिव एज या फिर नेगेटिव एज। तो पॉजिटिव एज पे होगी तो बोलोगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज पे होगी तो बोलेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो दो तरह की ट्रिगरिंग पड़ी जाती है, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। ठीक है, अब देखो जब फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है तो हम लोग कितने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। फर्स्ट वन एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, एसआर लैच देखा था। दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा
डी फ्लिप फ्लॉप और चौथा टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं जनरली जो कि हम यूज करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और आगे चल के ये भी देखेंगे कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हुए दूसरा कैसे डिजाइन होगा। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेना एस आर फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें लिखना if SR latch is triggered, if SR latch is triggered at the edge of the clock, at the edge of the clock, then it is called as, SR flip flop, then it is called as SR फ्लिप फ्लॉप। तो देखो मैं एसआर लैच बना रहा हूं पहले। तो हमने लैच कैसे बनाया था, 2 नॉर गेट लिए थे और मैंने इसके कंस्ट्रक्शन में याद करने के लिए ये भी बोला था कि एक्टिव हाई वाला जब बनाते हैं, यानी जब नॉर गेट से बनाते हैं, तो आर के सामने आता है क्यू। तो यहां क्यू है, यहां क्यू बार। तो ऊपर कौन आएगा, आर, नीचे आएगा एस। ये तो हो गया सिंपल लैच। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, इससे फ्लिप फ्लॉप। तो देखो फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाओगे, यहां पे एक एंड गेट लगा लो। एंड गेट इसलिए लगा रहा हूं कि इनपुट मैं तभी पास करूंगा जब क्लॉक का एज आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट इनपुट नहीं लगा रहा हूं लैच में। डायरेक्ट इनपुट लगा देने से क्या होगा, लैच का ही काम करेगा। बट मैं ये चाहता हूं इनपुट का इफेक्ट कब दिखना चाहिए, जब क्लॉक का एज आए। एज ट्रिगरिंग का मतलब ही ये है कि फ्लिप फ्लॉप काम एज पे करेगा। तो फ्लिप फ्लॉप को अगर एज पे काम करना है तो मैं इनपुट्स को कहां अप्लाई करूंगा, एज पे। अब वो देखो कैसे, क्यू के सामने क्या आना चाहिए, आर, और क्यू बार के सामने आना चाहिए एस। अब एंड गेट को तब एनेबल करो जब क्लॉक का एज आता है। तो एंड गेट का दूसरा इनपुट किस पे डिपेंड करेगा, क्लॉक पे, कि क्लॉक का एज आया तो ये इनपुट 1 हो जाएगा, और एंड का एक इनपुट अगर 1 हो जाए तो अगला इनपुट आगे चला जाता है। यही तो होता है, R इंटू 1 क्या होगा, R, S इंटू 1 क्या होगा, S। यानी दूसरा इनपुट अगर 1 कर दूं तो जो मेन इनपुट है वो आगे चला जाएगा। अब दूसरा इनपुट किससे जुड़ता है, देखो यहां एक सर्किट लगता है जिसे बोलते हैं एज डिटेक्टर, और यहां लगेगी क्लॉक। अब देखो ये सर्किट क्या करेगा, अगर क्लॉक का एज आया तो आउटपुट ऑफ एज डिटेक्टर सर्किट विल बी हाई, और एज डिटेक्टर का अगर आउटपुट हाई हुआ तो जो इनपुट्स हैं वो लैच के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट बना के लिख लो, द एज डिटेक्टर सर्किट, the edge detector circuit gives a high output, when the edge of the clock, arrives, and in that case the inputs to the flip flop get applied to the latch, ठीक है। अब देखो इसी को बनाने का एक तरीका और क्या हो सकता है, हर बार जो है ना एज डिटेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। अब अगर इस एंड गेट को नैंड गेट से रिप्लेस कर दें, ठीक है, अब ये एज डिटेक्टर ना दिखाते हुए हम लोग रिप्रेजेंटेशन को चेंज करेंगे अपनी, यहां ऐसे ट्राइंगल दिखा देते हैं। ट्राइंगल का मतलब होता है एज, ठीक है। अगर ट्राइंगल नहीं दिखाओगे उसका मतलब होता है लेवल ट्रिगरिंग, यानी 1 होगा तो काम करेगा, 0 पे काम नहीं करेगा।
और ये ट्राइंगल दिखाने का मतलब होता है एज ट्रिगरिंग, यानी एज पे काम करेगा 0 से 1 जाते हुए या 1 से 0। तो पॉजिटिव एज के लिए बस ये ट्राइंगल दिखाना है, पॉजिटिव एज माने 0 से 1 वाली ट्रांजिशन, और नेगेटिव एज के लिए ट्राइंगल के आगे एक बबल भी दिखाते हैं। तो अगर ट्राइंगल के साथ एक बबल लगा है उसका मतलब है नेगेटिव एज, और सिर्फ ट्राइंगल है तो उसका मतलब है पॉजिटिव एज। तो ये ट्राइंगल क्या बता रहा है, एज ट्रिगरिंग, ट्राइंगल हटा दोगे क्या बन जाएगा, लेवल ट्रिगरिंग। अब देखो मैं ये चाहता हूं कि सर्किट की फंक्शनैलिटी ना बिगड़े, फंक्शनैलिटी सेम रहे, उसके लिए क्या करता हूं, देखो एक बबल मैंने नॉर गेट में भी लगा दिया, ठीक है। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बबल से बबल तो कैंसिल हो जाता है, बाकी का कनेक्शन एज इट इज रख दो। ये नेटवर्क भी आइडेंटिकल है पिछले वाले से, क्योंकि मैंने एक ही लाइन में 2 बबल इंट्रोड्यूस कर दिए। उससे हुआ क्या, एंड गेट की जगह कौन सा गेट आ गया, नैंड गेट। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसी सर्किट को और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैं यहां भी बबल लगाना चाहता हूं, कौन से इनपुट पे, दूसरे इनपुट पे भी मैं क्या लगाना चाह रहा हूं, बबल लगाना चाह रहा हूं। अब उसके लिए क्या करोगे, यहां पे ऐसे ही मैं दिखा देता हूं क्लॉक। अब मैं ये चाहता हूं, देखो ये तो मैंने बबल लगा दिए यहां, तो ये वाला काम अपना हो गया ना, और यहां भी बबल लग चुका है। अब एक चीज देखो, मैं क्या करना चाहता हूं यहां पे, अगर मान लो ये वाला बबल हटा लूं, बबल लगने से क्यू बार आ रहा था, तो बबल हटने से क्या आएगा, क्यू। ये वाला बबल हटा लो, तो बबल लगने से अगर क्यू आ रहा था, बबल हटने से आएगा क्यू बार, ठीक है। लेकिन यहां इनपुट पे क्या जाना चाहिए था, क्यू जाना चाहिए था ना यहां। तो देखो दोबारा समझो, यहां देखो, यहां पे क्या है, क्यू है, तो यहां पे फीडबैक में क्या आ रहा है, क्यू। यहां है क्यू बार, तो यहां फीडबैक में क्या आ रहा है, क्यू बार। अगर मैं ये बबल हटा दूं, यानी इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर देने से ये बन गया क्यू बार, ये बबल हटा दो तो ये इन्वर्ट कर दिया, ये क्या बन गया, क्यू। तो देखो मैंने ये कर दिया, ये क्यू बार और ये क्यू, लेकिन फीडबैक में क्या आना चाहिए था, क्यू। अब फीडबैक में क्या आ रहा है, क्यू बार, तो क्यू बार को क्यू बनाने के लिए एक बबल यहां लगा दो। अब देखो क्यू बार चला, फिर बबल से क्या बन गया, क्यू। ऐसे यहां से क्यू चला, आना क्या चाहिए था यहां, क्यू बार। आ क्या रहा है अभी, क्यू। क्या करें, बबल लगा देते हैं। ये सर्किट समझ आया। अब बस क्या हुआ, क्यू बार और क्यू एक्सचेंज हो गए, बाकी बबल आ गए और गेट के इनपुट पे। तो इसे कौन सा गेट बोलोगे, बबल्ड और गेट। तो बबल्ड और गेट में और गेट के इनपुट्स क्या होते हैं, बबल्ड होते हैं। और बबल्ड और गेट को एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज नैंड गेट, ठीक है। बबल्ड और गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नैंड गेट। ये बात समझ आई। अब ये सारा प्रोसेस करने का फायदा क्या हुआ, देखो मैं एक्टिव हाई लैच लेके चला था, अब अंदर देखो लैच किसकी मदद से बन रहा है, लैच बन रहा है नैंड गेट की मदद से। तो ये कौन सा लैच आ गया, एक्टिव लो। लेकिन इस इंप्लीमेंटेशन में फायदा क्या है कि चारों गेट कौन से हैं, नैंड गेट। तो हमने ये चीज पहले भी लॉजिक गेट में भी बोली थी कि नैंड एक यूनिवर्सल गेट होता है। तो यहां से अगर ध्यान दो तो पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप एक ही तरह के लॉजिक गेट से हमने बना दिया, और वो कौन सा गेट है, नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट से पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप हम डिजाइन कर सकते हैं। वाला सर्किट समझ आया। अब इसके बाद देखो समझते हैं आगे कि अगर हमारा इसकी ट्रुथ टेबल लिखी जाए, ठीक है, ट्रुथ टेबल कह दो, स्टेट टेबल कह दो, फ्लिप फ्लॉप में उसको स्टेट टेबल भी कहते हैं।
अब हमारे पास 3 इनपुट हैं, क्लॉक, एस आर, क्यू एन प्लस 1, और ये भी कह दो क्यू एन प्लस 1 बार। ठीक है, अब देखो अगर क्लॉक में एज ना आए, ये सर्किट क्या है, एज ट्रिगर्ड, तो क्लॉक में अगर एज ना आए तो एस और आर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, जो स्टेट स्टोर्ड है वही स्टेट स्टोर्ड रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ, देखो अगर ये एज डिटेक्टर का आउटपुट 0 आ रहा है तो नैंड गेट में कोई भी आउटपुट 0 आने से नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाता है, 1। अगर एज डिटेक्टर का आउटपुट 0 आया तो नैंड गेट का इनपुट 0 गया। नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 होने से आउटपुट हो जाता है 1। और अगर 1 1 है, याद करो एक्टिव लो लैच में 1 1 पे क्या मिलता था, मेमोरी स्टेट या होल्ड स्टेट। ठीक है, ये वाला जो लैच हमने बना रखा है, ये लैच कौन से वाला है, ये लैच है एक्टिव लो वाला। याद है भाई एक्टिव लो में क्या था, 1 1 वाली स्टेट का मतलब होता है दोनों इनपुट इनएक्टिव हैं, क्योंकि एक्टिव कब होंगे, जब इनपुट क्या होगा, लो। 1 1 में दोनों है हाई, इसका मतलब दोनों क्या है, इनएक्टिव। इनएक्टिव में हमेशा क्या होता है, मेमोरी स्टेट। ठीक है, अब पॉजिटिव एज को देखो ऐसे दिखाते हैं, अपर एरो की तरह। ठीक है, नेगेटिव एज को दिखाते हैं डाउनवर्ड्स एरो। तो अगर पॉजिटिव एज आ रहा है तो 4 पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 की पहले बात कर लेते हैं। अगर R और S 0 0 हैं तो दोनों इनपुट क्या आ गए, 1 1 आ गए। अगर दोनों इनपुट 1 1 आ गए तो एक्टिव लो लैच में 1 1 पे क्या मिलता है, सेम स्टेट। ठीक है, तो ये वाली स्टेट कौन सी हो गई, होल्ड। अब 0 1 पे आ जाओ, S 0 है, R 1 है। S 0 होने से एक्टिव लो का नीचे वाला इनपुट क्या हो गया, 1, और ऊपर वाला इनपुट क्या हो गया, 0। इसे बोलोगे सेट स्टेट। ठीक है, सॉरी रीसेट स्टेट। देखो ये चीज समझो, दोबारा समझाता हूं। S क्या रखा है, 0। S 0 रखने से ये वाला इनपुट क्या हो गया, 1। ये वाला इनपुट 1 होने का मतलब है ये इनपुट हो गया इनएक्टिव, और यहां 1 रखा है, यहां पे क्या आ गया, 0, यानी ये हो गया एक्टिव। तो ऊपर वाला इनपुट एक्टिव, नीचे वाला इनपुट इनएक्टिव। नीचे वाला इनएक्टिव तो Q हो गया 0, तो ये स्टेट कौन सी हो गई, रीसेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, SR लैच की यूज कर रहा हूं मैं टेबल को, और कौन से SR लैच को, एक्टिव लो लैच को। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक्टिव लो का तुम्हें नॉलेज है कि जो इनपुट लो होता है उसके हिसाब से ही आउटपुट डिसाइड होता है। अगला देखो 1 0, S को 1 रखा है, R को 0 रखा है। एज में लेके चल रहा हूं, एज लेके चलने का मतलब क्या है कि ये वाला तो 1 ही है, ये 1 है, इतना पक्का है। अब दूसरे को देखना है, S1 है, 1 1 0, यानी नीचे वाला इनपुट हो गया एक्टिव। 0 1 1, ऊपर वाला हो गया इनएक्टिव। जब नीचे वाला एक्टिव हो गया तो Q क्या आएगा, 1। Q आ गया 1, Q बार आ गया 0। अब 1 1 पे आ जाओ, 1 into 1, यहां पे आ गया 0। 1 1 0, यानी दोनों क्या हो गए, एक्टिव। दोनों एक्टिव हो जाने से दोनों आउटपुट 1 1 आ जाते हैं, और ये वाली स्टेट होती है इनवैलिड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहे। इसको क्या बोलते थे, रीसेट, और इसको बोलते हैं सेट। तो जैसे SR लैच के अंदर एक स्टेट इनवैलिड होती है, ऐसे ही SR फ्लिप फ्लॉप में भी वो स्टेट इनवैलिड होती है। ठीक है, और इसकी जो टेबल आ रही है, इट इज सिमिलर टू एक्टिव हाई लैच, क्योंकि स्टार्ट देखो कहां से किया था, एक्टिव हाई से ही तो किया था। तो ओवरऑल जो टेबल आती है, इट इज सिमिलर टू एक्टिव हाई लैच। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, द स्टेट टेबल of SR flip flop
the state table of SR flip-flop is identical to active high SR latch, but the value of input should only be considered at edge of the clock, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब ये क्या होती है, इसी टेबल का एक्सपेंडेड रूप होता है। वो कैसे, देखो, अब हम 3 इनपुट लेते हैं एस आर क्यू एन, और हम निकालेंगे क्यू एन प्लस 1। तो मैं ये लेके चल रहा हूं कि क्लॉक का एज प्रेजेंट है, तो मैं क्लॉक पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहा। 3 इनपुट के अंदर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 8। ठीक है, ये 8 कॉम्बिनेशन हो गए। अब इसमें पहली 2 रोज को देखो, पहली 2 रोज को अगर देखोगे, मैं 2-2 के कॉम्बिनेशन में डिवाइड कर रहा हूं। देखो, पहली 2 रोज को अगर देखोगे तो एस और आर 0-0 यानी होल्ड, फिर 0-1 है यानी रीसेट, फिर 1-0 यानी सेट, और 1-1 है माने इनवैलिड। ठीक है, अब Qn प्लस 1 पे आ जाओ। होल्ड वाले में नेक्स्ट स्टेट किसके बराबर होती है? प्रीवियस के। प्रीवियस में क्या है? 0-1, तो यहां भी आएगा 0-1। रीसेट में नेक्स्ट स्टेट हमेशा होती है 0, चाहे प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो, यही तो होता है। रीसेट में नेक्स्ट स्टेट क्या आती है? 0। सेट में नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या होती है? 1, चाहे प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो। ऐसे ही इनवैलिड में हमेशा क्या आती है? 1 आती है, प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। देखो 1-1 में 1 ही आएगा, ये Qn पे डिपेंड नहीं कर रहा। Qn पे डिपेंड सिर्फ कौन सी स्टेट में करता है? होल्ड वाली में। तो होल्ड में Qn का फंक्शन है, बट अदरवाइज ये Qn का फंक्शन नहीं है। अब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए क्या किया जाता है? के मैप बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 3 इनपुट है, एस, आर और Qn। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब के मैप के अंदर नंबर डाल देता हूं, 0 1 3 2 4 5 7 6। अब देखो 1 कहां कहां आ रहा है? 1 पे आ रहा है, 2 3 4 पे आ रहा है, 5 6 7। तो 1 4 5 6 7। ठीक है, ये आ रहे हैं वंस, ये एक पेयर बन गया, और नीचे से ये एक क्वाड बन गया। अब क्वाड की इक्वेशन देखो, अगर मिन टर्म लिखोगे एस बार एस, आर बार Qn बार, आर बार Qn, आर Qn, आर Qn बार। अब अगर यहां इक्वेशन लिखते हो Qn प्लस 1, तो नीचे वाला क्वाड का इक्वेशन S, पेयर का इक्वेशन R बार Qn। तो ये रिलेशन किस में हो गया? नेक्स्ट स्टेट और प्रीवियस स्टेट में। इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फ्लिप फ्लॉप के लिए, क्योंकि अगर टेबल भूल भी जाओ तो इस इक्वेशन से हमेशा आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है,
तो तुम्हें पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इक्वेशन विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। देखो जैसे s को 0 रखो, r को 1 रखो, 0 प्लस 1 का बार 0, तो 0 आ गया ना। तो 0 1 पे आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 0। देखो ऐसे 1 0 रखो, 1 रखा, 1 प्लस 0 का बार 1, तो 1 प्लस qn कितना आया? 1 आया। तो 1 0 पे क्या आता है? सेट आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं हमेशा नेक्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टेट। अब ऐसे ही देखो इसके अंदर एक और टेबल बनाते हैं जो आगे चल के काम में आएगी, उसे बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। अब ये एक्साइटेशन टेबल क्या चीज होती है? एक्साइटेशन टेबल ये होती है जस्ट एक उल्टा प्रोसेस, यानी आउटपुट देख करके क्या इनपुट बताया जा सकता है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, स्टेट टेबल डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। स्टेट टेबल डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप based on the input and the present state, based on the input and the present state. But excitation table is used to determine the value of input based on present state and next state, based on present state and next state. अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अब हमें देखना होता है प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। अब 2 बिट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब हमें यहां पता लगाना है s और r। ठीक है, पहले s और r देख के क्या बता रहे थे? qn प्लस 1। अब qn और qn प्लस 1 देख के बताना है s और r। अब देखो पहले स्टेट 0 थी, बाद में भी क्या है? 0। 0 से 0 जाने के 2 रास्ते हो सकते हैं। कौन से 2 रास्ते? या तो होल्ड या तो रीसेट। अगर होल्ड करोगे तो सेम स्टेट मेंटेन रहेगी, यानी अभी 0 है तो बाद में भी 0, और रीसेट कर दो तब भी तो बाद वाली स्टेट 0 आ सकती है। यानी qn प्लस 1 को 0 करने के 2 रास्ते हैं, या तो 0 को होल्ड कर लो या फिर रीसेट कर दो। होल्ड कब होता है? 0 0 पे। रीसेट कब होता है? 0 1 पे। यानी 2 पॉसिबल इनपुट बने, 0 0 और 0 1। ये बात समझ आई? 2 पॉसिबिलिटी है, 0 0 और 0 1, उनको कंबाइनली हम लिख देते हैं 0x। x माने डोंट केयर, क्योंकि r 0 भी हो सकता है और r 1 भी हो सकता है। तो हमने देखो ये 2 यूज किए हैं, एक ये और एक ये। 0 से 0 जाने के लिए SR को 0 0 रख सकते हो, या 0 से 0 जाने के लिए SR को 0 1 भी रख सकते हो। तो 0 0 और 0 1 2 पॉसिबिलिटी हुई, और 2 पॉसिबिलिटी को कैसे लिख दिया? 0x। अगले पे आओ, 0 से 1 जाना है। अब 0 से 1 जाने के लिए देखो यही वाला कॉम्बिनेशन चल सकता है, बस 0 से 1 जिसमें जा रहे हो। ठीक है, या फिर वैसे ये भी चल सकता है। 0 से 1 जाने के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो 1 0 या फिर 1 1। लेकिन क्या करते हैं कि इनवैलिड स्टेट का हम यूज नहीं करते, तो यानी 1 1 वाला कॉम्बिनेशन रहने देते हैं। हम सिर्फ कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? 1 0 वाला। इनवैलिड को कभी यूज नहीं किया जाता है, यानी 1 0। अब अगला देखो कहां जाना है। पहले स्टेट 1 है और बाद में है 0। 1 से 0 जाना है। 1 से 0 जाने का एक ही रास्ता है, वो है ये।
यानी क्या कर देना, रीसेट कर देना। तो रीसेट करने के लिए S0 और R1। अब अगला है 1 से 1 जाना है। 1 से 1 देखो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है। तो 1 से 1 जाने के लिए सेट भी कर सकते हो 1 0 पे, या 1 से 1 होल्ड से भी जा सकते हो 0 0 पे। तो दो पॉसिबिलिटी बनी, 0 0 या 1 0। 0 0 और 1 0 कैसे लिखोगे, x 0। x माने 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो 0 0 और 1 0 दोनों पॉसिबिलिटी यहां बन सकती हैं। इसे बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है यह पता करने के लिए कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट देख के इनपुट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो एक पॉइंट और लिख लेना, while drawing excitation table, while drawing excitation table, we do not consider the invalid state of the flip flop, and we only consider the other three conditions, ठीक है, ये बात समझ आती है। अब देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप को शो कैसे करोगे। अगर ब्लॉक की फॉर्म में शो करना है, हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो एस आर, ये दो इनपुट हो गए। क्लॉक के आगे ट्रायंगल दिखा दोगे, ट्रायंगल का मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और दो आउटपुट दिखा दोगे Q और Q बार। तो ये हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इस पे ना एक वेवफॉर्म टाइप क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो ये समझ आएगा कि एज ट्रिगरिंग का यूज कैसे करना होता है। जैसे मान लो एक क्लॉक सिग्नल गिवन है। क्लॉक सिग्नल सिंपली एक स्क्वायर वेव होती है। अब इसके अंदर मैं इनवैलिड स्टेट को अवॉइड करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली इनवैलिड स्टेट को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चंस के अंदर भी नहीं होता है कि इनवैलिड स्टेट पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो यानी ऐसा नहीं करूंगा कि एस और आर साइमल्टेनियसली 1 हो जाए। तो मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए ऊपर से रेफरेंसेस ले लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखना, प्लॉट द आउटपुट Q for a positive edge and a negative edge triggered SR flip flop. Positive edge and a negative edge triggered SR flip flop. SR flip flop. जैसे मैंने एस की वेवफॉर्म दे दी, अब बस मैं ध्यान ये रखूंगा कि एस और आर एक साथ 1 ना हो।
जैसे मान लो कि मैंने R दे दिया, तो पहले पॉजिटिव एज की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव एज की बात कर लेते हैं, और इनिशियल वैल्यू मैं तुम्हें Q की दे रहा हूं 0, तो ये भी लिख लेना, इनिशियल वैल्यू ऑफ Q इज 0। तो पहले पॉजिटिव एज की बात करते हैं, तो कौन से पॉइंट्स पे देखनी है जो पॉजिटिव वाले एज हैं, इन पे देखना है। अब तुम्हें क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, ये जो पॉजिटिव एज है इस पे इनपुट को देखो, तो देखो पहले पॉजिटिव एज पे देखो 0, अब यहां अनडिसाइडेड है क्योंकि R तुरंत बदल रहा है ना एज पे, R एज पे ही बदल रहा है, कहां जा रहा है 1 से 0, तो इसमें लिखना if the input changes just at the edge of the clock, if the input changes just at the edge of the clock, then we consider the value of input signal, then we consider the value of input signal just before the clock edge, just before the clock edge। तो देखो क्लॉक एज से जस्ट पहले देखो s की वैल्यू क्या है 0 और r की वैल्यू क्या है 1। अगर क्लॉक एज पे इनपुट भी अचानक से बदल जाए तो इनपुट की वैल्यू कहां देखी जाती है, क्लॉक एज से जस्ट पहले। तो अब देखो 0 और 1, तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब 0 आया तो ये 0 चलता रहेगा अगले एज तक। अब अगले एज पे फिर देखो, अगले एज पे देखो S1 है R0 है, S1 और R0 का मतलब क्या हुआ, सेट का मतलब आउटपुट हो गया 1। अब अगले एज तक कुछ नहीं करना, अगले एज पे जाओ, अगले एज पे देखो 0 1, 0 1 का मतलब होता है रीसेट में 0 आ गया। अब अगले एज पे फिर देखो 1 0, 1 0 का मतलब सेट, फिर क्या आ गया 1। अगले एज तक मत देखो, अब देखो अगले एज पे R फिर से एज पे बदल रहा है। अगर R एज पे बदल रहा है तो क्या देखोगे, एज से जस्ट पहले वाली वैल्यू, दोनों 0 0 है, 0 0 माने होल्ड, तो अगले एज तक होल्ड कर लो, ठीक है। ये वाला क्या आ गया होल्ड। ये बात क्लियर हुई। जब इनपुट अचानक एज पे बदलता है तो क्या देखना होता है, एज से जस्ट पहले वाली वैल्यू, जस्ट पहले 0 0 है तो जो आउटपुट था वही आउटपुट रह जाएगा। अगले एज पे देखो 0 और फिर ये एज पे बदल रहा है। अगर ये एज पे बदल रहा है तो एज से जस्ट पहले वाली वैल्यू देखो 0 1, 0 1 माने रीसेट, तो एज पे हो गया रीसेट। अब अगले एज पे देखो 1 0 यानी सेट। तो हमेशा इनपुट की वैल्यू को सैंपल करना है क्लॉक के एज पे, बीच में इनपुट कितना भी चेंज हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी पॉइंट बना के लिखना, द वैल्यू ऑफ इनपुट should only be checked, the value of input should only be checked at the clock edge, and transition of the input signal between the clock edges does not matter, अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या था, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो देखो नेगेटिव एज को दिखाओगे कैसे, यहां बबल बना देते हैं। अगर क्लॉक के साथ बबल लगा है ट्राइंगल से पहले, इसका मतलब होता है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो अगर ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तब बनाते हैं, देखो अब नेगेटिव एज में कौन से एजेस देखने हैं, जो 1 से 0 जाते हुए, ये ठीक है, इसे बोलते हैं नेगेटिव एज। तो अब इनपुट की वैल्यू ये नेगेटिव एजेस पे देखी जाएगी, ठीक है। अब देखो पहले मैंने बोला था Q 0 है, एज तक ले आओ, एज तक कोई फर्क नहीं पड़ सकता। नेगेटिव एज आया, देखो 1 0,
1 0 का मतलब हो गया सेट। अगले नेगेटिव एज पे जाओ, अगले नेगेटिव एज पे देखो 0। अब क्या देखोगे, एज पे चेंज हो रही है, इसलिए जस्ट बिफोर द एज, जस्ट बिफोर द एज 0 0 0 0 माने होल्ड, होल्ड करके अगले एज तक चले जाओ, अगले एज पे आओ। अब देखो 0 0 फिर भी क्या हो गया, होल्ड, अगले एज पे चले जाओ। अगले एज पे क्या है 1 0 1 0 माने सेट, अगले एज पे चले जाओ। अगले एज पे क्या है 0 1 यानी रीसेट, अगले एज पे चले जाओ। अगले एज पे देखो 1 0 यानी फिर से सेट, अगले एज पे आ जाओ। अगले एज पे फिर क्या है देखो 1 0 यानी सेट रहेगा। ठीक है, तो हमेशा एज पे वैल्यू देखनी है, और इनपुट अगर एज पे बदले तो एज से जस्ट पहले वाला इनपुट कंसीडर करना है। ठीक है, इस तरह से किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वेवफॉर्म बना सकते हो, और एज ट्रिगरिंग का मतलब ही ये होता है द वैल्यू ऑफ इनपुट इज सैंपल्ड एट द एज ऑफ द क्लॉक। इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो एज ट्रिगरिंग की वेवफॉर्म ज्यादा आसान होती है एज कंपेयर टू लेवल ट्रिगर, क्योंकि लेवल ट्रिगर में क्या होता, अगर मान लो लेवल ट्रिगर्ड होता तो क्लॉक जब 1 है तब ट्रिगर्ड है, तो जैसे ही इनपुट बदलेगा तो आउटपुट भी बदल जाएगा, क्योंकि जब तक क्लॉक 1 है जब तक वो इनपुट्स को देखता रहेगा, और इनपुट बदला तो आउटपुट भी बदला। जबकि एज ट्रिगरिंग में इनपुट को कहां देखेगा, सिर्फ एज पे। लेवल ट्रिगरिंग में कहां देखेगा, कि जब तक क्लॉक 1 है तब तक इनपुट्स को वो देखेगा। ठीक है, तो इसी वजह से लेवल ट्रिगरिंग की वेवफॉर्म थोड़ी सी टफ होती है एज कंपेयर टू एज ट्रिगरिंग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेवल ट्रिगर्ड का ही बना के देखते हैं, उससे तुम्हें अच्छा आइडिया लग जाएगा कि लेवल ट्रिगर्ड में क्या डिफरेंस आता। लेकिन ये ध्यान रखना कि लेवल ट्रिगर्ड को हम लोग फ्लिप फ्लॉप नहीं बोल देते, फिर सिर्फ क्या बोल देंगे, एसआर लैच। देखो लेवल ट्रिगर्ड का कैसे बनाते। अब इनिशियली देखो, अब मैं लेवल ट्रिगरिंग की बात कर रहा हूं, इनिशियली 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 0 से शुरू किया, अब देखो क्लॉक हाई हो गई। क्लॉक हाई होने पे देखो क्या इनपुट है, 0 0 है, 0 0 है तो 0 ही चलेगा। अब अचानक से यहां पे इनपुट हो गए 1 0, इनपुट जैसे ही 1 0 हुआ आउटपुट क्या हो गया, सेट, आउटपुट सेट हो गया, चलता रहा। अब क्लॉक लो हो गई, क्लॉक लो हो गई तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ सकता, आउटपुट में चेंज तब तक आएगा जब तक क्लॉक रहेगी 1, यानी क्लॉक 1 पे फ्लिप फ्लॉप ऑन है, फ्लिप फ्लॉप अगर ऑन है तभी वो काम कर सकता है। ठीक है, अब अगली बार क्लॉक फिर 1 आ गई, अब 1 है तो देखो 1 पे क्या है 1 0, यानी सेट ही रहेगा, यहां तक 1 0 है ना तो सेट रहेगा। फिर क्या हो गया 0 0, 0 0 का मतलब होता है होल्ड, तो भी 1 ही रहा। अब यहां आके क्लॉक खत्म हो गई, क्लॉक खत्म हो गई तो अगली क्लॉक तक आ जाओ, फिर आ गए। अब अगली क्लॉक पे देखो क्या है 0 1 है, 0 1 होते ही क्या हो गया, रीसेट हो गया। अब फिर तो इनपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा ना 0 1 के बाद, 0 1 के बाद देखो चेंज यहां आया, यहां पे तो रीसेट हो गया। अब 0 1 के बाद देखो यहां पे आ गया 0 0, 0 0 क्या होता है, होल्ड, होल्ड में 0 ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्लॉक 0 हो गई, फ्लिप फ्लॉप ऑफ हो गया, ऑफ हो गया तो सेम स्टेट को मेंटेन करेगा। देखो जब जब फ्लिप फ्लॉप ऑफ है तब तब सेम स्टेट मेंटेन होती है, जैसे ये ऑफ है, ठीक है, यहां भी ये ऑफ था, तो ऑफ में जो वैल्यू आ गई वही वैल्यू मेंटेन रहती है, तो यहां पे 0 आ गई थी तो 0 ही रहेगी। आगे चलते हैं, देखो क्लॉक फिर से 1 हुई, अब क्या है 1 0 इनपुट है, 1 0 का मतलब क्या होता है, सेट। अब क्या इनपुट बीच में बदल रहा है, नहीं बदल रहा, तो ये सेट ही रहेगा। अब फिर से फ्लिप फ्लॉप बंद हो गया क्लॉक 0 होने से, ऑफ होने पे सेम स्टेट मेंटेन रहती है। अब फिर से क्लॉक हाई हुई, अब क्या इनपुट है 0 1, 0 1 का मतलब है रीसेट हो जाएगा। ठीक है, रीसेट हो गया, बीच में तो नहीं बदल रहा ना इनपुट, 0 1 ही है ना, यहां से यहां तक 0 1 ही चल रहा है तो 0 रहेगा। अब फिर से फ्लिप फ्लॉप ऑफ हो गया क्योंकि क्लॉक 0 हो गई,
तो सेम स्टेट रहेगी इस तरह से, ठीक है। तो जब जब क्लॉक 0 है वो सेम आउटपुट को मेंटेन करेगा बिकॉज फ्लिप फ्लॉप इज ऑफ, और जब फ्लिप फ्लॉप ऑन है तब इनपुट्स के हिसाब से क्या डिसाइड होगा, आउटपुट, यानी जहां इनपुट चेंज हुआ वहां आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो। इन लेवल ट्रिगरिंग when clock is 1, in level triggering when clock is 1, the output will change. When clock is 1, the output will change according to input, and when clock is 0, the output will remain at the same value. The output will remain at the same value. ठीक है, दोबारा एक बार समझाता हूं। लेवल ट्रिगरिंग 0 से लेके चला, अब क्लॉक हाई हुई, 0 0 इनपुट था, 0 0 माने रीसेट, सॉरी होल्ड रहा, फिर इनपुट हो गया 1 0। जब तक क्लॉक 1 है तब तक इनपुट्स को देखते रहो। इनपुट हो गया 1 0, इनपुट 1 0 होने से ये हो गया सेट। अब यहां फ्लिप फ्लॉप ऑफ हो जाएगा, क्लॉक 0 है तो सेम स्टेट मेंटेन रहेगी। फिर से ऑन हो गया तो इनपुट देखो 1 0 सेट रहा, फिर 0 0 होल्ड रहा, फिर से ऑफ हो गया, ऑफ आ गया। फिर अगली बार ऑन हुआ तो क्या आया, 0 1, 0 1 का मतलब रीसेट हो गया, फिर रीसेट हो गया, फिर 0 0 हो गया, 0 0 माने होल्ड हो गया, ठीक है। अब फिर से फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक 0 हो गया तो ये ऑफ हो गया। ऑफ में सेम स्टेट को मेंटेन करेगा, बट जब क्लॉक हाई है उसके बीच में भी अगर इनपुट चेंज होगा तो भी आउटपुट चेंज होगा। एज ट्रिगरिंग में क्या होता है, आउटपुट विल ओनली चेंज एट द एज ऑफ द क्लॉक, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स डज द इनपुट चेंज। बट लेवल ट्रिगर में क्या होगा, क्लॉक जब हाई है उस बीच में भी अगर इनपुट बदला तो आउटपुट बदल जाएगा। ये बात क्लियर हुई। एज ट्रिगर में बस एज पे इनपुट देखना है, लेवल ट्रिगर में जब तक 1 है जितनी बार इनपुट बदलेगा उतनी बार आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो स्टेट सेम है, 0 0 पे होल्ड, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट और 1 1 इनवैलिड। बट चेंज क्या आ गया कि क्लॉक का एज भी देखा जाएगा। पहले क्लॉक सिग्नल जैसा कोई सिग्नल हम ड्रॉ नहीं कर रहे थे, बस इतना चेंज आया है। अगर इस चेंज को समझ पाओ तो ये पहले के मुकाबले इसने हमारा काम ज्यादा आसान कर दिया। बस एज पे वैल्यू देखो और आउटपुट को ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एसआर के अंदर एक इनवैलिड स्टेट आई है 1 1 वाली, उसे इंप्रूव करने के लिए या उसे एलिमिनेट करने के लिए हम अगले फ्लिप फ्लॉप पे जाते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो अगले वीडियो के अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप में इतना ही। थैंक यू।